हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, इसलिए कि आप सीधे तौर पर डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप उससे नजरिया कायम करें कि आखिर जंग किस तरफ जा रही है। ये हमने बिल्कुल शुरू से 7 अक्टूबर के फौरन बाद से ये सिलसिला जारी रखा है और आप लोगों ने काफी इसको पसंद भी किया है। हमारी पूरी कोशिश है इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, यमन, लेबनान, जहां जहां से भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उस इलाके से भी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमने पिछले दिनों आपको तेहरान से एक मेहमान से मुलाकात कराई थी, बैरूत से भी कराई थी। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जहां भी जानकार लोग हैं उनसे बात की जाए। आज सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से एक बार फिर बात हो रही है। वो सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ आपने कई मुल्कों में फॉरेन करस्पॉन्डेंट के तौर पर रिपोर्टिंग की है और कई जंगें भी कवर की हैं। आप बहुत नजदीक से उस इलाके को जानते हैं। खुद इजराइल फिलिस्तीन वाला जो इलाका है वहां भी कई बार जा चुके हैं। जॉन दयाल साहब से जो आज हम बात करेंगे वो ये कि 173वां दिन है जंग शुरू हुए। अब आखिरकार एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें अमेरिका ने एब्सटेन किया है। अब से पहले अमेरिका वीटो करके इजराइल को सपोर्ट करता रहा है। इजराइल ने अपना जो निगोशिएटिंग टीम कतर में थी, बात कर रही थी, उनके मोसाद के चीफ, शिन बेट के चीफ, उनको वापस बुला लिया है। दूसरी तरफ हमास का एक डेलीगेशन तेहरान में है जिन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। बहुत ही तफसीलात आ रही हैं। आखिर ये क्या इस जंग के साथ साथ ताकत का डायनामिक जो है वो तेजी से बदल रहा है, क्या कुछ है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जब पहली बार ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ जो बज़ाहिर इजराइल के खिलाफ है और अमेरिका ने एब्सटेन किया, आपको इस पर जब पहली बार यह खबर आई आपको कैसा लगा? क्या कुछ है? क्या इजराइल और अमेरिका के बीच में वाकईन नाराजगी है या ये सब दिखावा है? क्या कुछ है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चेंज है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर देखा जाए। मगर उससे पहले मैं आपकी इजाज़त से 1 मिनट लेके जो इस बात से आपने शुरू किया था कि आपकी यूट्यूब चैनल और इस जैसी हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं है मगर जो हैं उन्होंने फिलिस्तीन का साथ देते हुए यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के अलावा जो भी इस यूट्यूब को देख रहे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जो हिंदुस्तानी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि इन इलाकों में और ख़ासकर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी स्पीकिंग और हिंदी भाषी कोई और चैनल है नहीं। गोदी मीडिया तो आप जानते हैं एकदम राइट विंग है, प्रो अमेरिका है, प्रो इजराइल है। मगर जो सरकारी मीडिया था जिसके ऊपर कुछ कह सकते थे कि बिल्कुल न्यूट्रल है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, वो भी एक तरीके से इन मामलों में गोदी मीडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो आम पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनका ओपिनियन इस वॉर के ऊपर बनाने में, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आपके जैसे यूट्यूब चैनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही समझदारी का काम कर रहे हैं। लोगों को अपना क्या उनका नुक्ते नज़र है, वो इजराइल की तरफ है या फिलिस्तीन की तरफ है या दोनों की तरफ नहीं है, उनकी तरफ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज किस तरह पहुंचाए जाते हैं, बाकी जो साइट में जो क्या हो रहा है वो किस तरह पहुंचाया जाता है और प्रोपेगेंडा को किस तरह न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनको ओपिनियन फॉर्मेशन में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं। और लगातार पिछले 173 दिन से तकरीबन, अलावा उन 2-4 दिनों के जब आपके चैनल के ऊपर भी बंदिश बनाने की कोशिश की गई थी, ये मेरे ख्याल बहुत ही काबिल तारीफ है। और कभी ना कभी अगर कोई इसके ऊपर अवार्ड, पुरस्कार, इनाम दिया जाएगा तो यकीनन आपको तो मिलना ही चाहिए। अब आप आए बात इसके ऊपर, अमेरिका ने वीटो नहीं किया, अपनी नॉन पोजीशन से एकदम रेडिकल 180 डिग्री आ गए।
यहाँ पर वीटो ना करना सपोर्ट करना है, क्योंकि वीटो करने का मतलब है निगेट करना। तो अगर आपने वीटो नहीं किया है तो जो पॉपुलर रेजोल्यूशन है जिसको रशिया और चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको आपने सपोर्ट किया है। और इजराइल के ऊपर एक पॉलिटिकल, मॉरल, सोशल और इकोनॉमिक भी अगर देखा जाए तो एक जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेट में, उसने अमेरिका ने अपने आप को कम से कम आज के लिए तो उनके साथ अपने आप को खड़ा किया है। इसराइल की अगर तरफ से आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा सदमा है उस इसराइल के लिए, जिनको वो सोच रहा था कि दोस्त है, जिनको सोचा था कि अपने इलेक्शन की मजबूरी से वो अमेरिका में इजरायली लॉबी को अपील करने के लिए, डिफेंस लॉबी को अपील करने के लिए वहाँ पे व्हाइट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और CIA, FBI, पेंटागन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, ये जो पावर स्ट्रक्चर है वहाँ का, इसराइल समझ के चल रहा था कि उसके साथ गोदी में बैठा हुआ है। बाइडेन कई बार ही अपना खिसियाट इसराइल से और नेतन्याहू से दिखा चुके थे, मगर से इसराइल समझता था कि वो सिर्फ टीवी चैनल्स की तरफ है, उसका जमीन के ऊपर कोई खास नहीं हिसाब रहेगा। मेरा ख्याल कल के वीटो से एब्सटेन करके पॉपुलर रेजोल्यूशन को पास करके अमेरिका ने आज की तारीख में तो कम से कम अपने आप को इजराइल के खिलाफ जो प्रेशर ग्रुप है उसके साथ जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल आज की तारीख में अभी तक दिन के दोपहर हिंदुस्तान में हो चुकी है, उसने अपनी बॉम्बिंग, अपनी लड़ाई, अपना अग्रेसिव पोस्चर नहीं, ना उसको सॉफ्ट किया है, ना उसको नरम किया है, और ना ही लड़ाई रोकने का कोई इंडिकेशन दे रहा है। क्या ये आखिरी भपकी है एक तरीके से? क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर 3 दिन बाद इजराइल को अमेरिका से आर्टिलरी, बॉम्बर, शेल्स, रॉकेट्स इमदाद नहीं मिलती है तो उसको मुसीबत आ जाती है, पसीने छूट जाते हैं। आज के वीटो ना करने के बाद क्या अमेरिका हथियार देना चालू रखेगा? क्योंकि फिर तो एकदम दोगलापन हो जाएगा। आप वीटो भी नहीं कर रहे हैं, हथियार भी नहीं रोक रहे हैं। अमेरिका के ऊपर एक धर्म संकट आप कह सकते हैं आया हुआ है। दूसरी तरफ तेहरान में और वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, उसके अंदर कोई रुकावट या हल्कापन नहीं दिखाई दिया है। इसराइल चाहे कहीं से भी किसी अपने एम्बेसडर को बुला ले, अमेरिका में जो उसका दस्ता जाना था उसको रोक दिया, मगर जो पीस के लिए काम कर रहे हैं, जो गाजा के फिलिस्तीनियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वगैरह वगैरह कैपिटल्स में चालू रखा है, खास करके ईरान में, जहाँ पर बहुत बड़ा बात है ईरान के साथ बातचीत चालू रखने के लिए, पीस के लिए, कतार में। तीसरी बात थी जो मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे पूछ रहा था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इजराइल ने जो एक पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए खबर दी थी कि हमास का लीडर का कत्ल हो गया, जिस तरीके से अंग्रेजी में खबर पेश की गई थी तो उनका तो ऐसा था कि जैसे हमास का पूरा कमांड स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। मगर अब जैसे खुलासा हो रहा है कि शायद दूसरे, तीसरे या चौथे सतर का कोई पुरुष था, और उसका भी, उस कमांडर का भी ना तो गाजा ने, ना फिलिस्तीन ने, ना अमेरिका ने, ना ईरान ने, ना रशिया ने, किसी और ने उसकी ये निकाह के हो चुका है। जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं, जिसमें अमीरात की भी हैं और यूरोप की भी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इसको कोई अभी सपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि इजराइल का जो पॉपुलैरिटी वॉर है, जो लोगों के दिमाग के ऊपर अपना साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन वॉर रखता है, वो उसका जो आखिरी चाल थी तो अपने आप को समझ आता, वो पत्ता फेल हो गया। अच्छा, अभी जो उन्होंने कतर से अपना डेलीगेशन वापस बुलाया है, उसके साथ एक बयान बहुत ही दिलचस्प है। उसमें बहुत ही बेबसी जाहिर हो रही है। उसमें कहा कि दूसरी तरफ तो कोई बात करने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारा ही वहां रहना क्या जरूरी है, इसलिए हम अपना डेलीगेशन बुला रहे हैं। दूसरा, इससे पहले जब कतर से आखिरी प्रपोजल गया इजराइल की तरफ से पास होने के बाद, तो साथ साथ ये कहा गया कि याहिया सिनवर की एक्सेस जो है वो जरा मुश्किल है, इसलिए जवाब जरा मुश्किल, टाइम लग सकता है। यानी
इजराइल याह्या सिनवर के फैसले का इंतजार कर रहा था, जिनको वो तबाह करने की कोशिश करने के कसम खाए हुए हैं कि हम उन्हें खत्म करेंगे, उन्हीं के फैसलों का इंतजार। और तकरीबन 2 महीने हो गए कि हमास के फैसले का ही इंतजार किया जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसको आप, चूंकि आपने जंगें कवर की हैं, आपने साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड दोनों तरफ से जिस किस्म के जुमले आ रहे हैं, होता यह है कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का एक हुनर होता है, उसी तरह से अल्फाज पढ़ने का भी एक हुनर होता है। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हमास किस बात को कम करेगा, अपनी किस डिमांड को कम करेगा कि लोगों को मत मारो या रिकंस्ट्रक्शन में मदद न दो? किस बात को वो कम करेगा? वहां पे तो मिनिमम कॉमन डिमांड्स हैं एक तरीके से, अगर आप देखें, जो एक दो डिप्लोमेटिक शो के लिए हैं, अलावा उसके कॉमन डिमांड है, सबसे ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स है उनकी। उसमें क्या कमताई करेगा? यहाँ पर है रेशियो फिक्स करना। एक इजरायली कैदी के मुकाबले में 40 देने या 45 देने या 50 देने, वो तो नंबर्स की बात है। और अल्टीमेटली तो सारे इजरायली को घर वापस जाना पड़ेगा और सारे फिलिस्तीनियों को घर वापस आने की मंजूरी इजराइल को देनी पड़ेगी। ये तो हर कोई जानता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों या अगले साल, जब भी है, सबको अपने अपने घर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इजराइल के पास भी कोई चारा नहीं है कि वेट करे जब तक हमास की टॉप लीडरशिप नहीं बताती कि कहाँ से वापसी करनी है, कहाँ से कौन जाएगा, कौन कांटेक्ट करेगा, क्या जो की टेक्निकलिटीज है पीस की, वो तो वेट करना ही पड़ेगा। मगर इंडिकेशन तो गाजा हमास ने बात करते रहने के लिए, बावजूद बॉम्बिंग के, अपना इंडिकेशन उसकी गाजियंस की और हमास की बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क ना तो गुंजाइश है और ना हुआ है। ये तो बिल्कुल कॉमन है। बॉम्बिंग आ रही है, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की बॉम्बिंग हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, जिनको वॉर में भी तो बड़ी बड़ी वियतनाम की लड़ाई में भी पत्रकार नहीं मरते थे। तो ये जो सब हो रहा है, ये इसमें सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर, वर्ल्ड ओपिनियन, ह्यूमैनिटेरियन ओपिनियन, यूनाइटेड नेशंस का ओपिनियन इजराइल के खिलाफ है। इजराइल को ही डिसीजन लेना है और पहला डिसीजन को ये लेना है कि बॉम्बिंग बंद करें। सीज फायर को मानने के लिए कॉमन सेंस है कि आपको अपना आक्रामक जो है, अपने अटैक फोर्सेस है, उनको हॉल्ट करना है। विड्रॉ करना सेकंड स्टेप है, हॉल्ट करना है, वो आर्म्स डाउन, वेपन्स डाउन करना है। और जो हवाई जहाज से आते हैं, रॉकेट से आते हथियार, उन हथियारों को बंद करना है, क्योंकि उसको आप आंख से तो देख नहीं सकते हैं। वो तो इजराइल की ज़मीन से अटैक हो रहा है, कोई ज़मीन के अटैक नहीं है। ये अटैक आपको बंद करने पड़ेंगे। और जहाँ तक अब लग रहा है कि इजराइल के पास चारा नहीं है, नेतन्याहू के पास चारा नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स आप खुद भी बता चुके हैं, मैंने भी बताई है, हर रोज़ हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनल नेसेट में जो पॉलिटिक्स है, नेसेट में जो बैलेंस ऑफ पावर है, नेतन्याहू के साथ नहीं था। वॉर के लिए इजराइल इकट्ठा हुआ था। अब जैसे उससे प्रेशर पड़ रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ जो ऑपोजिशन है वो ताकतवर होती जा रही है। अच्छा, मैंने अभी जब आपसे बात करना शुरू की, उससे कुछ ही मिनट पहले एक वीडियो मेरे सामने आई किसी ग्रुप में, और उसमें दिखाया गया है कि एक शख्स है जो तैयार रोटी बनी हुई है, छोटी छोटी रोटियां बनी हुई हैं, और वो कुछ लोगों को एक एक करके, आधी आधी करके दे रहा है। और उन लोगों के चेहरे पर एक तरह से खुशी है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे कई दिन के भूखे हैं। यानी किसी भी एक आम इंसान को उनकी ये हालत देख करके रोना आ जाए, इस हालत में वो गुजर रहे हैं। लेकिन हमास के खिलाफ एक नारा भी कोई लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है पूरे गाजा में, जिसकी बहुत पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से गाजा के लोगों में और हमास के बीच में इख्तलाफ हो। अच्छा, मैं एक चीज और साथ साथ बताता चलूं, अभी पिछले हफ्ते मैंने एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं लेबनान के टेलीविजन अल मयादीन के, जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो उर्दू बोल लेते हैं, उनका नाम अबू बकर मतार है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं उनसे कुछ बात करूं, तो ये, उससे हम सबको फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उन्होंने जो बात बताई, जो जाहिर है वो इंसाइडर है, वो खुद गाजा में पैदा हुआ है, वो गाजा का फिलिस्तीनी है। उसने बताया कि दबाव ये डाला जा रहा है हमास पर कि हमास की जो लीडरशिप है, सबसे टॉप 4 लोग हैं, वो इजराइल के सामने सरेंडर कर दें। जो जो गाजा के ये लोग हैं, ये यहां से हट जाएं और हम अपनी पसंद की फिर कोई एक सरकार लाएं। इस किस्म की बेहुदा डिमांड्स अब तक भी, जबकि खुद इजराइल के अंदर इतना खलफिशार है। अब तो बहुत ही दिलचस्प, हरेदी उसमें शामिल होंगे फौज में या नहीं, उस पर एक बड़ी मुश्किल हो रही है। हरेदी कह रहे हैं कि इजरायली फौज में शामिल होना ऐसा जैसे कुत्ता बन जाना। तो इस हद तक अंदर से भी इख्तिलाफ की खबरें हैं। ऐसे में ये नेतन्याहू कौन सी मिट्टी का बना हुआ है कि वो ना अपने लोगों की खैरियत चाहता है, ना फिलिस्तीनियों की खैरियत चाहता है। क्या है कुछ थोड़ा सा और अगर आप समझ सके हो नेतन्याहू को। जैसे मैं कह रहा था और आपने खुद ही उसका एकदम दोबारा उसके ऊपर और आपने बल दिया, प्रोपेगेंडा वॉर इजराइल के खिलाफ बहुत अरसे से चल रही है। इजराइल प्रोपेगेंडा वॉर नहीं कर सका है। आप जानते हैं कि ये जो प्रिजनर्स को मुंह से हमास के खिलाफ, या जहां पर ग्राउंड कैप्चर किया था वहां पर लोगों से उकसाई बयान लेने की कोशिश, ये चली नहीं है। अमेरिका में पॉपुलर जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हैं वो रुके नहीं है, बल्कि वो इस हद तक आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गया है। वो कह रहा है ये सारे मुसलमान अमेरिका में जो है, और उसका मुसलमान से मतलब है सारे, चाहे हिंदुस्तानी मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो, या अरब के कोई भी हो, और उनके साथ साथ जो सेक्युलर फोर्सेज हैं, ग्रीन पार्टी फोर्सेज हैं, वो सब हल्ला मचा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से उसको अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना मांगता था, मगर कर नहीं पाया, और वो भी खिंचा गया। इन सबों को फॉरेनर कह रहा है, और कह रहा है कि जैसे ही उसका राज आएगा इन सबको बैन कर देगा, इस्लाम को ही बैन कर देगा। तो ये जो खिसियाहट आ रहा है, ये प्रोपेगेंडा वॉर लूज करने की बात है। ये वर्ल्ड वॉर 2 से हम जानते हैं, गोबल्स का जब नहीं चला था तो खिसिया गया था। और दूसरी रही बात के फॉर्मल सरेंडर, फॉर्मल सीजफायर, वो तो जब होती है जब एक तरफा लड़ाई एक पार्टी जीत जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बांग्लादेश में आज से 50 साल पहले हुई थी। उससे पहले जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल के लाखों लोगों का कत्ल करके जब शांति हुई थी, उसके कई दिन बाद फॉर्मल सरेंडर हुआ था। 1-2 दिन बाद नहीं, कई दिन बाद, क्योंकि जमीनी कार्रवाई होती है, पॉलिटिक्स होती है, शर्तें होती हैं, जिनके ऊपर चप्पा चप्पे के ऊपर आपको दोनों तरफ की सहमति चाहिए ताकि कोई इंसान ना मरे। एक बार डिक्लेयर होगी सीज फायर, और किसी पार्टी का ज्यादा बैकस्लाइड ना हो। तो ये निगोसिएशंस और माइक्रो निगोसिएशंस कई दिन कई हफ्ता लग जाता है इसमें। वर्ल्ड वॉर 2 में मैकार्थर ने जहाज के ऊपर जापानियों का सरेंडर लिया जब शांति हुए 1 हफ्ता हो गया था। तो वो तो जब था जब एटॉमिक बॉम्ब डाल के अटैक करके बॉम्बर्स करके अमेरिका जीत चुका था। यहाँ पे इजराइल सीजफायर इजराइल की जीत नहीं है, इजराइल की मॉरल हार है, और ग्राउंड में उसका अटक जाना है। इसको कोई सीजफायर का मतलब जीत नहीं है। सीजफायर जरूरत यूं है क्योंकि इसके बाद अभी कोई फौजी नहीं मर रहा है। इस वक्त कोई हमास के सैनिक टैंक रॉकेट नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में इजरायली बच्चे, इजरायली औरतें, गरीब लोग, खाने के लिए लड़ाई तो उनका इंतकाल हो रहा है, उनकी गोली मारी लग रही है, उनके ऊपर बमबार्डिंग की जा रही है। तो इसको इजराइल अगर अपनी जीत मार रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर इंटरनेशनल ओपिनियन, ग्लोबल ओपिनियन ने इजराइल को मॉरली दिखा दिया है कि उसकी औकात क्या है, और कुछ सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मैं अब यह समझना चाहता हूं कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को इजराइल डिफाइन कर रहा है कि अब बातचीत में हमास और ज्यादा मजबूत हो गया, या ये कि उसने अपनी बातचीत वाली टीम को वापस बुला लिया। क्या आपको लगता है कि बातचीत के लिए ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन बातचीत के हक में है, या बातचीत खत्म होने का एक तरह से ये फैक्टर बन सकता है? क्या लगता है आपको इसके बाद?
सतही तौर पर तो रेजोल्यूशन सीजफायर के लिए है, जंग का सेसेशन हो, जंग रुके, और आज की तारीख में जंग का मतलब है इजराइल की बॉम्बिंग रुके। मगर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के साथ आपको देखना है कि रेजोल्यूशन अगर सिविल वॉर में है, दो जहां पे एक ही ग्रुप के दो से एक ही लोग के दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, और जहां पे एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत है, वहां पे तो यूनाइटेड नेशंस अपनी फौज भी भेज सकता है, हिंदुस्तान की एक टुकड़ी, पाकिस्तान की एक टुकड़ी और बाकी लोगों की टुकड़ी बनाकर एक ब्रिगेड, एक रेजिमेंट बना के भेज सकता है न्यूट्रल कमांड के अंदर, जो दोनों फौजों को अलग अलग करके रखे। और अगर एक कोई दंगई फौज है, एक डेकॉइट है या पायरेट है, जैसे अफ्रीका के कई देशों में कई बार हो जाता है, जो रिबेल्स हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करने में सरकारी फौजों का, पॉपुलर इलेक्टेड फौजों का थोड़ी मदद हो जाती है। मगर किसी भी हद में यूनाइटेड नेशंस अपनी फौज को अग्रेशन के लिए नहीं भेजता है। ये नहीं कहेगा कि हम जाके फिलिस्तीनियों को हथियार उनसे ले लेंगे, ये ना उनका स्कोप है और ना ग्रास रूट पॉलिटिकली वो करता है। क्या गाजा में न्यूट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी? यहाँ पे तो एरियल बॉम्बिंग हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रल फोर्सेस जमीनी सतह पे आप रख के क्या करेंगे? मैं सिर्फ कॉमन सेंस देख रहा हूँ कि बॉम्बिंग आ रही है इजराइल से सैकड़ों मील दूर से, सैकड़ों नहीं तो 20 मील दूर से रॉकेट आ रहे हैं। गाजा में आप फौज भेज के क्या करेंगे? और 400 हो गए वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के बीच में, हिंदुस्तानी भी वहां पे फौज बन के गए थे। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ये रेजोल्यूशन है, ये मॉरल है इस वक्त। दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर है, दोनों गवर्नमेंट ही कह सकते हैं इसको कि आप हथियार बंद कीजिए, लड़ाई बंद कीजिए, और जो आपके जो टेक्निकल काम थे, जो प्रिजनर्स की अदल बदल, खाना लाना, रिकंस्ट्रक्शन करना, बीमारों को हटाना, ये सब आप करिए, और दोनों का ये प्रॉमिस करना कि हम आपको इस दौरान या हमेशा के लिए अटैक नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस के जो तकनीकी और इंटरवेंशन होता है, उसकी क्या लिमिट्स है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के फौरन बाद एक्टिविटी बढ़ी तेहरान में। हमास के लीडर्स वहां पहुंचे। इससे पहले टेलीफोन पर भी वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने हमास से भी, जिहाद इस्लामी के लीडर से भी बात की। अब इस पूरे सिनेरियो में पिछले दिनों एक खबर आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की थी, उसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी, कि ईरान और अमेरिका के कुछ जिम्मेदारान की खुफिया मीटिंग हुई है ओमान में। ये भी बीच में खबर आई थी। तो आपको अब इस पूरे इस घटनाक्रम में, इन सारे वाकयात में ईरान की तरफ से ये कहा जाना कि हमारी तरफ से सपोर्ट है सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को, और साथ साथ ये कहना कि ये अपने फैसले खुद लेते हैं, हम इनके फैसले नहीं लेते, इसको आप डिप्लोमेटिक जबान में क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम मदद भी करते हैं, हम मदद भी नहीं कर रहे, हम उन्हें नहीं बता रहे आपको क्या करना है। आप एक पॉलिटिकली आप इसको कैसे समझेंगे? नहीं, ये जो वो तो फिर हद हो जाएगी कि हम आपके साथ भी और आपके साथ नहीं है। ईरान की इस वक्त 3 पोजीशंस हैं। एक तो है ईरान को खुद, क्योंकि ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने, इजराइल ने, यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने और कुछ ईरान के जो दुश्मन हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत तोहमत लगाई है। उसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, उसके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को या वेपन प्रोग्राम को इंटरनेशनलाइज करके भंग करने की कोशिश की गई है। तो ईरान के खिलाफ अगर मैं ईरानी होता, अगर हिंदुस्तान के बजाय मैं ईरान में पैदा हुआ होता, तो मैं कहता ईरान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है, और ईरान ने इस जंग में अपनी जो रोल है उसको इस तरीके से फैला के रखा है कि वो इस तोहमत से हटे। ये जो उसके वेस्ट का प्रेशर है, इसको तोड़े और अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी की एक पोजीशन बताए। उसमें जो भी ताकतवर देश होता है, हिंदुस्तान भी उसमें है, वो कहता है हम गुड समैरिटन बनेंगे, हम इंटरवेंशनिस्ट बनेंगे। इंटरवेंशनिस्ट बनने का ये मतलब नहीं है कि किसी को आप
रट्टा पढ़ाएंगे तोते की तरह, या किसी के कहेंगे कि उसके आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। उसका ये मतलब होता है कि हम आपको ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी टेबल दे रहे हैं जहाँ पे आप बेखौफ आके बात कर पाएं, जहाँ पे आप जो अपने अंदर की बात है वो बता पाएं बिना किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर के। तो ये जो ईरान का रोल है हौसला अफजाई में, वो कह रहा है कि हम ये प्रोग्राम्स में, अपने प्लेटफॉर्म में इनको बुलाकर शांति की बात करना, पीस की बात करना कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी तरफ से बोल रहे हैं, कि अपने वर्ड्स उनके मुंह से बुलवा रहे हैं या अपना कोई पत्ता साफ करा रहे हैं। तो ये जो इसकी जो न्यूट्रलिटी, ईरान की न्यूट्रलिटी तो नहीं है, जो उसका हमदर्दी प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसके अंदर कह रहा है कि जो भी पार्टी आती है अपने खुले दिल से अपने स्टेट, अपने राजनीतिक प्रोग्राम जो है उनके मातहत जो बात करती है करें, हम इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो रोल है एक शांति प्रिय प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे आप बेखौफ बात कर पाए, अपनी दिल की बात कर पाए, और जो भी बाकी कोई अपने प्रेशर डाल रहा है वो प्रेशर ना हो। और इसका कतार भी कोई एकदम 100% तो प्रो गाजा नहीं है, कतार में भी न्यूट्रल जगह है, मगर उसकी भी अपनी कुछ पोजीशन है। मगर अगर वो कहें कि निगोशिएशन होनी है पेरिस में, तो वहाँ पे तो बात साफ है कि पेरिस में होनी है, लंदन में हो रही है, कि वेस्टर्न हावी रहेगा, वहाँ के पत्रकार हावी रहेंगे, वहाँ की आबो हवा हावी रहेगी। तो उस आबो हवा से हटकर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है, इसको सोचना चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान नहीं प्लेटफॉर्म दे पाएगा, क्योंकि कोई भी कहेगा कि हिंदुस्तान प्रो अमेरिका है, क्वाड का मेंबर है, जंग में चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर इंडिया कहे कि नई दिल्ली में आके आप बात कीजिए, हम किसी पे प्रेशर नहीं मारेंगे, लोग कहेंगे कि भैया ये तो बात कुछ जम नहीं रही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, पूरी दुनिया की सियासत में टर्मिनोलॉजी और नैरेटिव्स का बहुत ही अहम रोल होता है। हम आप देखते हैं कि कॉमा लगा के किसी के बारे में भी एक एडजेक्टिव लगा करके पूरी खबर कोई मोड़ दिया जाता है। तो इस दौरान अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के साथियों की तरफ से हमास को, हिजबुल्लाह को, सबको टेररिस्ट वो ऐलान कर देते हैं कि वो टेररिस्ट हैं। कोशिश ये होती है कि इनके कोई नजदीक ना जाए, इनकी कोई मदद ना करे, इनको बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ने में ईरान ने जो बड़ा काम किया है, वो हिजबुल्लाह के साथ भी खड़ा है, वो हमास के साथ भी खड़ा है। और मैंने अभी वीडियो देखी है वो हिंदुस्तान को तेल भी दे देता है जब कहीं और किसी देश के ऊपर गवर्नमेंट कहती है अमेरिका की कि आप ना लो। तो ईरान की सरकार ने अलावा इसके कि उसके ऊपर लोग तोहमत लगाते हैं औरतों के ऊपर या डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर, अलावा इसके ईरान ने अपनी नीयत और अपनी एक जो उसकी जमूरी ताकत है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसका दिखा दिया दुनिया को कि वो खड़ा भी रह सकता है और दूसरे की जब मदद करना मांगे तो कर सकता है। उसकी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उसकी पोजीशन में बड़ा इजाफा हुआ है। ईरान की पोजीशन में बड़ा इजाफा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही, ये जो जंग है इसमें आखिर में जाते जाते क्या क्या तब्दीलियां होंगी वो हमें आपको देखनी होंगी। वक्त बताएगा कि क्या कुछ हालात बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने कई पहलुओं से बहुत सी बातें बताई, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का फायदा होगा, नुकसान होगा, मॉरल है, नॉन बाइंडिंग है, ये सब भी आपने बताया। इजराइल की नाराजगी, पहली बार अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल नहीं किया इजराइल के हक में, ये भी एक बड़ी तब्दीली है। और ये वॉशिंगटन की सोच में, वहां चूंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं और बहुत से दुनिया की तरफ से भी दबाव है कि कब तक आखिर कत्लेआम को आप सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।